एक क्वेश्चन कि क्या एनसीईआरटी से स्टार्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से शुरू करें। कुछ एनसीईआरटी ऐसी है जिनको बाद में पढ़ा जा सकता है, जैसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी की एनसीईआरटी को हम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आसानी से पढ़ सकते हैं, बजाय कि उस पर हम पहले एनर्जी इन्वेस्ट करें। जैसे इकोनॉमी की एनसीईआरटी को आप शुरू में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप कंसेप्ट जब तक आपके ब्रेन नहीं होंगे तब तक आपको वो एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। तो किस एनसीईआरटी से शुरू करें? अगर शुरू करना है तो आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी से शुरू करें। हिस्ट्री की 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाएं, पतली पतली किताबें हैं, 2-2 घंटे की किताबें हैं। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी, जब भी आपको श्री गणेश करना हो, पहला जो है साक्ष्य जो होता है अपना, वो हिस्ट्री की 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में बना के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 6ठी क्लास की एनसीईआरटी। अब क्या करें, कोई बच्चे ये पूछते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाए जाने चाहिए क्या? तो उसका सवाल ये है कि मेरी तरफ से अगर आप कोई एक सजेशन लेना चाहें, तो चाहे वो कोई भी बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपकी स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे वो टीचर के नोट्स हो, पहली रीडिंग में किसी भी चीज के नोट्स ना बनाएं, क्योंकि पहली रीडिंग में हम बहुत इमेच्योर होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें अनइम्पॉर्टेंट है। तो पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाएं, पहली रीडिंग कंप्लीट करें, फिर कनेक्टिंग उसके साथ वाली चीजें पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें और सारी चीजों को करके फिर एक समझ डेवलप करें, तब आप नोट्स बनाएं। तो जब आप एनसीईआरटी से शुरू करेंगे तो 6ठी क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी एक दिन पढ़ी, नेक्स्ट डे 7th पढ़ी, ऐसे करके 10th क्लास तक की एनसीईआरटी बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि पतली पतली किताबें हैं। अब आता है एक क्वेश्चन जो बार बार हर सेमिनार में पूछा जाता है, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों आता है कि पहले 3 किताबें आती थी ओल्ड एनसीईआरटी की, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न की। एंशिएंट की आर एस शर्मा, सतीश चंद्र आर एस शर्मा एंशिएंट मिडाइवल की, और मॉडर्न की विपिन चंद्रा। और अब जो आ गई है कुछ नई एनसीईआरटी आ गई है, इसमें भी अगर मूल प्रश्न आता है तो बच्चे ये पूछते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को हम कौन सी बुक से पढ़ें, विपिन चंद्र से पढ़ें या स्पेक्ट्रम से पढ़ें। तो इस सब पे अपन बात करेंगे। जैसे एंशिएंट और मिडाइवल की अब आजकल आप पेपर देखेंगे तो एंशिएंट और मिडाइवल के कल्चरल एस्पेक्ट पे यूपीएससी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। वो एंशिएंट या मिडाइवल से ऐसे फैक्ट नहीं पूछ रही है कि जैसे डायरेक्ट किसी की हेरिडिटी में कौन सा राजा किसके बाद आया ये पूछ लिया गया, वो ये नहीं पूछ रही है आपसे। वो ये पूछ रही है कि इस राजा के टाइम पे क्या पेंटिंग थी, या इस राजा के टाइम पे कौन सा स्थापत्य बना। जैसे अगर हम पीछे जाएंगे तो विजयनगर एम्पायर जब आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में प्रॉपर विजयनगर एम्पायर की मैपिंग दे रखी है। तो अगर आप उस मैपिंग को अच्छे से पढ़ते हैं तो एक एनालिटिकल क्वेश्चन यूपीएससी हो सकता है वहां से उठा के पूछे। जैसे उन्होंने बता रखा है कि किसान खेती जो करते थे वो दुर्ग के भीतर करते थे या दुर्ग के बाहर करते थे, तो वो एक प्रश्न बन सकता है कि क्या खेती को दुर्ग की रक्षा में शामिल किया जाता था उस दीवार के अंदर, या बाहर रखा जाता था। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी एनालिटिकल सोच साथ में लेके चलनी है, फैक्ट को भी एनालिसिस करके पढ़ना है। तो एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री का ही अपन एग्जांपल लेके चले तो 6ठी से 10वीं तक पूरी पढ़नी है। 11वीं 12वीं में एंशिएंट मिडाइवल के लिए आप आर एस शर्मा, सतीश चंद्र पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं पर्सनली ये कहूंगी, मैंने विपिन चंद्रा की भी एक रीडिंग लगाई है और स्पेक्ट्रम की तो मैंने अच्छी खासी बहुत अच्छे से रीडिंग्स लगाई है। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करवा देगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, मैं बहुत कम नोट्स बनाती हूँ, मैं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ नोट मेकिंग में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमबीबीएस जो की उसमें भी कोई ज्यादा नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताबें होती थी। बट मैंने यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहले अगर किसी चीज के नोट्स बनाए तो वो स्पेक्ट्रम है। ये मैंने किया था मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 2 महीने तैयारी की थी, तो उसमें एक ही काम मैंने सबसे अच्छा किया कि मैंने पूरी स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ के 10-15 दिन उसके पूरे नोट्स बना लिए थे। ठीक है, तो वो नोट्स मुझे थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से काम आए। मतलब पूरी स्पेक्ट्रम जहाँ 800 पन्ने की किताब है जिसको रिवाइज करने में आपको कई दिन लग सकते हैं, वो मैं सुबह से शाम रिवाइज कर लेती थी इन नोट्स की वजह से। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये नोट मेकिंग पे अपन अलग से बात करेंगे अभी कि किसी भी नोट्स को बनाने का क्या अच्छा तरीका हो सकता है। तो स्पेक्ट्रम चाहे तो आप नोट्स बनाए अलग से, चाहे तो आप जो बुक के ऊपर का खाली स्पेस होता है, मतलब मेरी नोट मेकिंग का सबसे बड़ा जो आधार है वो जो अपनी बुक होती है उसके ऊपर का जो खाली स्पेस होता है जिसको हेडर बोलते हैं, मेरे ऑलमोस्ट सारे नोट्स उस हेडर पे ही हैं। उसका फायदा क्या होता है कि एक अगर आप अलग से कॉपी में नोट्स बनाते हैं, अब मान
आप कोई पॉइंट भूल गए हैं तो वो पॉइंट अगर आप भूल गए तो फिर आपको बुक में जाके ढूंढना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा, फिर आप ये ढूंढेंगे कि ये मैंने कहाँ से लिखा है। उसकी बजाय अगर आप ऊपर ही चीजें लिख लेते हैं तो तुरंत आप नीचे के पेज पे देख सकते हैं कि अच्छा मैं पॉइंट यहाँ से भूल गई। उसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हैं नीचे वाले पैराग्राफ में कि पैराग्राफ नंबर 1 का ऊपर पॉइंट नंबर 1 ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। तो ये हो गया। तो हिस्ट्री की बात तो ये हो गई, एनसीईआरटी की 6वीं से 10वीं तक पूरी पढ़नी है, आर्य शर्मा सतीश चंद्र पढ़नी है। बिपिन चंद्र अगर आपके पास टाइम हो स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद तो सोचा जा सकता है 2 किताबें पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो पहले स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली तैयार करें, फिर अपन इस बारे में सोचेंगे कि बिपिन चंद्र का क्या करना है। अब बचती है पॉलिटी की एनसीईआरटी। पॉलिटी की एनसीईआरटी को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ना, तो वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्योंकि देखो एनसीईआरटी के साथ एक क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं कह सकते क्योंकि वो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के लिए बनी है, वो हमारे लिए नहीं है। तो अब उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट में दी गई है, तो 6ठी क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसको शॉर्ट वाली चीज को जाके और गूगल करे और उसकी डिटेल को पढ़े। जैसे मान लो पंचायती राज वहाँ पे लिख दिया, तो पंचायती राज अगर वहाँ पे लिखा है तो शॉर्ट में उन्होंने वहाँ दे दिया। तो 6ठी क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो पंचायती राज क्यों आया, कब आया, कैसे आया, आज पंचायती राज की क्या स्थिति है, समस्याएं क्या है, समाधान क्या है, वो मेंस तक का लंबा सोचे। या आप जैसे नागौर जैसे जिले से आते हो तो फिर पंचायती राज पूरा ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा इंटरव्यू तक आ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू पूरा जा सकता है आप अगर नागौर नाम से, तो नेशनल लेवल पे सबसे पहला नाम ही पंचायती राज आता है। तो ये 6th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए है। तो अगर आप एनसीईआरटी पहले शुरू करेंगे तो ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे एनसीईआरटी पढ़ते जाएं एक कॉपी पे या A4 साइज शीट पे टॉपिक्स लिखते जाएं, चाहे वो टॉपिक एनसीईआरटी में डिटेल में हो या ना हो, आप सिंपल टॉपिक लिखें पंचायती राज, नगर पालिका, और जब आप ये सब लिखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वही टॉपिक है जो लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लें, बाद में बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी। लेकिन पॉलिटी की एक बुक है रेड कलर की जिसपे पॉलिटी के सैद्धांतिक क्वेश्चन है। जैसे अगर आपने देखा हो तो कुछ टाइम पहले लिबर्टी का क्वेश्चन आया था कि लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी का क्वेश्चन आया था, तो वो सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन आया था। तो वो जो पतली सी एनसीईआरटी है सैद्धांतिक पॉलिटी वाली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करें। वो लक्ष्मीकांत करने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये तो हो गई 2 सब्जेक्ट की बात। तीसरा बचता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी मैं मानती हूँ कि कोई भी बच्चा, यहाँ ज्यादातर अगर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी की आप किताबें साथ साथ पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ पढ़ें, क्योंकि केवल हिंदी में उन किताबों को पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है, मैं ये करती थी कि मैं मेरे टैब में इंग्लिश की एनसीईआरटी की पीडीएफ खोल लेती थी और हिंदी की एनसीईआरटी को पढ़ लेती थी, या उल्टा अगर मेरे पास कोई इंग्लिश की एनसीईआरटी है तो हिंदी वाली पीडीएफ खोल ली। इसका आपको फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो आपकी दोनों लैंग्वेज में बिल्ड रहेंगे, लेकिन जो लिखना रहेगा वो मेंस में आपको ज्यादातर हिंदी में ही लिखना होता है, लेकिन कॉपी सेम चेक होती है। वही जो यूजुअली अगर हम सिर्फ हिंदी साहित्य की या ऐसे ऑप्शन जो तकनीकी ऑप्शन है उनकी बात छोड़े तो जीएस की कॉपीज तो होते हैं वो सेम ही टीचर चेक करते हैं। तो आप बहुत अच्छा रहेगा अगर जैसे कोई इंपॉर्टेंट टर्म है ज्योग्राफी की, जैसे अवतल, उत्तल ऐसे आता है ना, ये जैसे सब जो है सबमर्ज्ड हो गया ये क्वेश्चन, तो सबमर्ज्ड की जगह आप उसमें ऐसे लिखोगे कि ना अवलोकतल ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, तो उसकी जगह तो ब्रैकेट में लिख दोगे सबमर्ज्ड, तो उनको बहुत हेल्प रहेगी। तो ये तभी हो पाएगा जब आप दोनों एनसीईआरटी को साथ पढ़ेंगे, केवल एक को पढ़ने से नहीं हो पाएगा। फिर बची इकोनॉमी की एनसीईआरटी। इकोनॉमी की एनसीईआरटी खुद से करना थोड़ा सा टफ है, आप चाहें तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लें, किसी की असिस्टेंस ले लें और फिर आप इकोनॉमी की एनसीईआरटी तैयार करें। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बात। और अगर अब आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आप किसी कोचिंग का कोई फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इंटीग्रेटेड हो जाती है क्लासरूम में, तो आपको इन सब चीजों पे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड वाला पार्ट वहीं पे तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया। एनसीईआरटी से कोई और क्वेश्चन जो लग रहा है कि एनसीईआरटी में क्या किया जाना चाहिए, तो आप या तो लास्ट में पूछ लेना। मॉक टेस्ट कितने दिए जाने चाहिए? देखो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, मतलब मुझसे आप कुछ चीजें सीख सकते हो। हमेशा चाणक्य ने कहा है ना कि सारी गलतियां हम खुद नहीं कर सकते, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, तो सारी गलतियां करके हम सीखेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझसे ये सीख सकते हो कि कब अटेम्प्ट देना चाहिए, इसकी समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी। मैंने जब मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि पॉलिटी की बुक का नाम
लक्ष्मीकांत होता है क्या, आई वॉज दैट इमेच्योर। तो इतने इमेच्योरिटी में अटेम्प्ट ना दें। कब अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए, कब सही समय है अटेम्प्ट देने का, इसको समझें। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो होता है कि नहीं आना, एक्चुअली आपको कुछ आता ही नहीं है क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। एक होता है नहीं आने का भय होना, ठीक है। तो अगर भय वाला हिस्सा आपके साथ है, जैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी लो रहता था, मुझे पढ़ने के बाद भी मुझे लगता था कि अरे नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, और तो अंदर पता होता था कि धीरे धीरे पढ़ा है तो आ ही जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जब एग्जाम आने वाला होता है तो कॉन्फिडेंस हमेशा लो होता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होता था। तो वो भय अगर है तो आप अटेम्प्ट दें। अब कैसे तय होगा कि आपका सिर्फ भय है लेकिन तैयारी अच्छी है? अगर आपने ईमानदारी से एक बार भी सारे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा है, उन स्टैंडर्ड बुक्स पे बेस्ड आपने क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यूज, और उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको एक सीरियस कैंडिडेट माना जा सकता है। उस सिचुएशन में आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। और अटेम्प्ट की काउंटिंग का इशू नहीं है, एज वाला इशू नहीं है कि लग रहा है कि दे सकते हैं, तो फिर एक्सपीरियंस के लिए हमेशा दे देने चाहिए। जैसे कुछ कैटेगरीज में नहीं है तो अपन लास्ट तक दे सकते हैं अटेम्प्ट, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए और बिल्कुल एक्सपीरियंस के लिए आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। लेकिन जहाँ पे 6 ही अटेम्प्ट है तो अपने अटेम्प्ट सोच समझ के दें, ऐसे ही वेस्ट ना करें अटेम्प्ट को। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, दूसरे अटेम्प्ट में सबसे बड़ी गलती थी, मैंने कोई टेस्ट ही नहीं लगाया। मैंने एक भी टेस्ट नहीं लगाया, मतलब मेरा पहला टेस्ट वही था यूपीएससी में, सीधा मॉक टेस्ट भी वही, फाइनल टेस्ट भी सब वही था। तो इतने बहादुर नहीं बनना है, इसको बहादुरी नहीं कहते, हिमाकत कहते हैं। तो इतनी हिमाकतें नहीं करनी है। तो फिर क्या हुआ उसमें, उससे ये होगा कि आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं जब देने गई वहां पे तो शुरू किया, ए सीरीज वाला मेरा था, तो इकोनॉमी सबसे पहले थी इकोनॉमी। अब आप सोचो चाहे कितना भी पढ़ के आए हो, इकोनॉमी का क्वेश्चन देखिए एक बार का तो आप रुक जाते हो कि क्या करें इसका, ठीक है। तो पढ़े मैंने, शुरू के इकोनॉमी के क्वेश्चन इतने टफ लग रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। फिर यूपीएससी ना आपकी साइकोलॉजी के साथ भी बड़ा खेलता है। यूपीएससी को पता है बच्चा जब आगे से करेगा, नहीं आएगा तो पीछे से करेगा। हम भी वही किए, हम भी पीछे से शुरू किए, पता चला पीछे से भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इन चीजों को। अब आगे से नहीं आ रहा, पीछे से नहीं आ रहा, क्या करें? तो सोचा कि शायद अपने को ही नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे करने की कोशिश की। और वो जो धीरे धीरे करने की कोशिश की, उस कोशिश में ये हुआ कि मुझे लगता है पहले घंटे में मैंने 40-50 क्वेश्चन किए होंगे मुश्किल से। अब 60 क्वेश्चन बचे हैं, 1 घंटा बचा है और वो एमआर भरनी बची है। अब आप सोचो, जब आपने मॉक नहीं दिए हैं और अब आप बिना हथियारों के ऐसे ही लड़ने कूद गए हैं तो शहीद होना तय है। तो वही हुआ, फिर कोशिश की फटाफट क्वेश्चन करने की। मैं मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ और साइंस से मेरी 11th-12th की स्कूलिंग हुई है, पर मैं उस मेरे सेकंड अटेम्प्ट में साइंस के 6 में से 5 क्वेश्चन गलत करके आई। मतलब वो क्वेश्चन जो बच्चे नींदों में सही कर सकते हैं, मतलब डीएनए आरएनए वाला क्वेश्चन भी मैं गलत करके आ गई। तो वो इसलिए नहीं है कि आपको आता नहीं है, एक चीज आपको समझने की जरूरत है, यूपीएससी में सारा हिसाब किताब केवल इस पे नहीं लिखा है कि किसको आता है और किसको नहीं आता है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो स्ट्रेस में मैंने सोचा कि फटाफट कर देते हैं, साइंस तो अपनी है, ये और कॉन्फिडेंस था, साइंस तो अरे अपना सब्जेक्ट है, लगाए टिक धड़ाधड़ गलत हुए और वो बटन बहुत कम मार्क्स से चूका भी, ये हकीकत है। तो ये हो गया। तो दूसरे अटेम्प्ट में मेरी गलती थी टेस्ट नहीं लगाना। अब मैंने तीसरे अटेम्प्ट में क्या किया, अब सोचो वही सारी गलतियां जो मैं कर चुकी थी, वो सारी गलतियां मैंने तीसरे अटेम्प्ट में नहीं की, इसलिए मेरा तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, ठीक है। तो यही आपको करना है, जहां भी आप गलती करें, चाहे वो आपका मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आपका फाइनल यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, कुछ भी हो, हर जगह से कुछ ना कुछ लेके आगे चले, उसको छोड़ नहीं देना है। जब फेलियर हो तो उस फेलियर की सीख आगे लेके चलना है। तो पहले अटेम्प्ट की मैच्योरिटी तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते मैच्योरिटी में कन्वर्ट हुई। तीसरे अटेम्प्ट में खूब मॉक टेस्ट लगाए, खूब मतलब कि 3 अच्छे से लगाए थे, सुबह शाम वाले जाके, पर ज्यादा टेस्ट लगाना, क्योंकि मैंने कैसे कर लिया था उसको कवर कि आपको पता है दृष्टि की एक टीपीएस नाम से आती है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 बुक्स आती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि जैसे सिलेबस देखा सबसे पहले प्रीलिम्स का, आप लोगों को भी यही करना है। प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस देखें, उसको 10 बार पढ़ें कि इस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। उसको पढ़ने के बाद आप क्या करें, सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किसी अच्छी जो है एडिशन के खरीदें। सॉल्व जब क्वेश्चन करेंगे तो कुछ भी नहीं करना, पूरी तैयारी शुरू ही मत करो, आप 10-15 दिन तक उन क्वेश्चंस की रीडिंग लगाओ। उससे क्या होगा, एक समझ डेवलप होगी आपको कि यूपीएससी की दिशा क्या है, यूपीएससी किस दिशा में सवाल पूछती
होती है। तो जब आप मेन स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे ना, तब आपको ये चीज समझ आएगी, अच्छा ये क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ से उठाया है, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया है। तो उससे क्या होगा कि जब 4-5 लाइनों के बीच में हम इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देते हैं ना कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसको छोड़ना आप छोड़ेंगे, उसको आप सीखेंगे कि ये भी आ सकता है यूपीएससी में। तो सबसे पहले सिलेबस उठाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें, भले इस समय 15 दिन लगे पर आप ये समय लगाएं वहां पे, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आप 1 बाय 1 अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन ये बार बार आता है कि रिवीजन का क्या करें, मतलब क्योंकि भूल जाते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट कवर होता है तो फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, तब तक पीछे वाला भूल जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री इतनी आ रही होती है कि लगता है हिस्ट्री के विशेषज्ञ हम हैं, फिर जब पॉलिटी पढ़ने लगते हैं तो लगता है हिस्ट्री तो कभी पढ़ी नहीं, हमें तो आती नहीं है। तो ये सबके साथ होता है, इस समय घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, पहला रिवीजन तो आपका किसी भी चीज का सेम डे होना चाहिए। जैसे मेरी आदत थी कि भले मैंने पूरे दिन में 7-8 घंटे ही पढ़ा या मैंने पूरे दिन में 4 घंटे ही पढ़ा, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो 1 या 2 घंटा होता था वो उसी चीज के लिए होता था जो मैंने पूरे दिन पढ़ी है। तो एक रिवीजन, एक बार चीजों को आंखों से बाहर निकालने की आदत तो सेम डे की आप बना लेते, ये किया। फिर उसके बाद में ये हो गया, फिर जब 7-8 दिन में कोई एक सेक्शन पूरा हो, कोई एक सेगमेंट पूरा हो उस किताब का, जैसे 5-10 चैप्टर कंप्लीट हुए, तब आप जो है दोबारा रिवीजन करें। ये सब करने से हो सकता है आपका सिलेबस 100% की बजाय 70 या 80% ही कवर हो, पर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जो 70 या 80% आपने पढ़ा है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आता होगा, तो उसका सवाल सही होने की संभावना ज्यादा है, बजाय कि आप 100% सिलेबस की एक रीडिंग लगा के जाएं और वहां पे अपने को सब सवाल ये लगते हो कि आता है आता है आता है, और जब आंसर लगाएं तो पता है नहीं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में सवाल सही होने की संभावना बहुत कम होती है, तो इसलिए सेकंड रीडिंग जरूर लगाएं, भले 70-80% सिलेबस की लगाएं। तो ये आपने शुरू किया रिवीजन, और कब केवल प्रीलिम्स के लिए तैयारी शुरू कर देनी है, जिस भी साल आप अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर वो आपका पहला अटेम्प्ट है मई या जून का, तो आप 1 जनवरी से केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड हो जाएं। क्यों? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में चीजों को समझने में समय लगता है, पहले अटेम्प्ट में हम इमेच्योर होते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो उसका भी लोड आता है, सारी चीजें होती है, सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे अपन, कई बार जो बच्चे पहले से प्रीलिम्स दे चुके हैं उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात का तनाव रहेगा, टेस्ट पेपर पूरा नहीं होगा। तो अगर आप ये 5-6 महीने का समय लेके चलेंगे तो उससे आपको फायदा ये होता है कि जो भी गलतियां हैं उनको सुधारने का मौका बचा हुआ रहता है। लेकिन यही अगर आप 1-2 महीने शुरू करेंगे, 1-2 महीने पहले, तो आप कभी चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं करना, जब भी प्रीलिम्स पहला प्रीलिम्स देना हो तो अपने जनवरी से चीजों को शुरू कर देना। ये हो गया। मॉक टेस्ट कितने लगाएं, मॉक टेस्ट कितने लगाएं, इसका सिंपल सा तरीका है, मैं ये कहूंगी कि एक कोई टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग की जो अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, अब इसको कैसे आप करेंगे, ये शुरू में तो नहीं पता चलेगा कौन सी कोचिंग की अच्छी है। मुझे पिछले 2 साल से दृष्टि की टेस्ट सीरीज पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, उससे पहले मुझे लगता था कि थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, पर पिछले 2 साल से मुझे एकदम बैलेंस्ड वो लग रही है, तो मैंने दोनों साल दृष्टि की ही टेस्ट सीरीज को किया है। और कुछ अगर ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग होती है, जिसमें ये होता है कि सुबह शाम आप जाइए और प्रॉपर जिस तरीके से मॉक टेस्ट दिया जाता है, जैसे मैंने इस वाले अटेम्प्ट से पहले ये किया था, कि उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट आप पे करते हैं और ऑल इंडिया टेस्ट होता है, तो प्रॉपर जैसे प्रीलिम्स होता है वैसे ही आपका एडमिट कार्ड निकलता है, एडमिट कार्ड आप लेके जाते हो, उस टेस्ट को देते हो, बीच का गैप होता है, फिर सीसेट का एग्जाम होता है, फिर वो 4:30 बजे एग्जाम खत्म होता है। तो ये एक तरीके से खुद को, खुद की बॉडी को, खुद के माइंड को उस एग्जाम के लिए एक अडैप्ट करने की तैयारी होती है। तो ये एग्जाम इस तरीके के जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं वो जरूर दे। और बच्चे क्या करते हैं, मतलब मैंने भी ये किया है, जो मैं एक इमेच्योर एस्पिरेंट थी, कि हम इन एग्जाम्स को बहुत लाइट नोट पे देने चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है क्या हो गया, टेस्ट ही तो है। ऐसा ना करें, जितनी घबराहट हमें फाइनल एग्जाम में होने वाली है, क्योंकि ये तो तय है कि फाइनल एग्जाम में स्ट्रेस आने वाला है, चाहे वो 10 बार भी करके जाएगा सिलेबस, उसको भी स्ट्रेस आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो स्ट्रेस को मैनेज कर ले जाए, पर आएगा तो स्ट्रेस उसको भी। तो उस स्ट्रेस को अपन अपने मॉक टेस्ट में लेके आ जाए। जैसे फाइनल एग्जाम में नींद नहीं आती है, कई लोगों को नहीं आती है, मुझे भी कम आती थी, सबके साथ ये समस्या रहती है, नींद नहीं आती है। अब जब अपने को पहले से पता है, 1 साल पहले से, कि फाइनल एग्जाम से पहले इतनी दगदग होने वाली है कि नींद नहीं आएगी प्रॉपर, ठीक है, तो वो दगदग आप मॉक टेस्ट में कर लो ना, मॉक टेस्ट में ही उतना स्ट्रेस ला दो कि अपने को लगे कि ये फाइनल एग्जाम है। जब भी अपना मॉक दे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, वर्स्ट सिचुएशन में दे, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन में जो आपका परफॉर्मेंस है
वो आपका अच्छी सिचुएशन में और ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सारी सिचुएशन अपने आसपास क्रिएट करें। मैं तो प्रॉपर जैसे सांस फूलते फूलते जाती थी, क्या होगा प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा, एडमिट कार्ड प्रिंट कराया, टिफिन डाल के साथ में ले गए, बीच का जो 3 घंटे का गैप होता है उसके लिए किसी से बीच में बातचीत नहीं करना, वही एग्जाम हॉल के बाहर जैसे अपन बैठे रहते हैं धूप में पेड़ के नीचे, वैसे ही मैं मॉक टेस्ट में पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, क्योंकि लगता था कि फाइनल में बैठना है। तो अभी से इस चीज की तैयारी करो। वो 3 घंटे जब आप तपोगे ना, तो फिर तपने के बाद सीसेट आपको देने जाना है। तो ये सारी मॉक टेस्ट की तैयारी करें। कोई एक मॉक टेस्ट लगाएं, कोई एक अच्छी कोचिंग का जो है पूरा वो लगाएं। और इससे पहले आप जो दृष्टि की पीपीएस है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, उसकी जो 6 किताबें हैं उसको जरूर सॉल्व कर लें। क्योंकि उसको कब सॉल्व करेंगे? जब आप सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट की तो हिस्ट्री के साथ उसको सॉल्व कर लिया, पॉलिटी कंप्लीट की पॉलिटी के साथ उसको सॉल्व कर लिया। तो सेक्शन वाइज जब आप हर सब्जेक्ट के 1500 से 2000 क्वेश्चन करे हुए रहेंगे तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आप वहीं पे कर लें। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ आइडेंटिफाइड एरिया हैं। आपको एक फैक्ट पता होगा, जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ में होता है। फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी सेम प्रीलिम्स होता है। तो फॉरेस्ट सर्विस के प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट के खूब क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब वो दोनों एग्जाम मर्ज हो गए। तो अपने यूपीएससी के एग्जाम में भी एनवायरनमेंट के खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एनवायरनमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो सिंपल, इतना टफ नहीं होता है। अगर आप उस पर थोड़ा भी एनर्जी देंगे तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 15-20 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि गांधी जी के आने के बाद देश जब स्वतंत्र हुआ वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन निकलता ही निकलता है, तो उस सेक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। जैसे स्पेक्ट्रम भी है अगर 800 पन्नों की, तो ये नहीं करना है कि हर पन्ने पे उतनी एनर्जी डाली जाए, हमें उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे स्पेक्ट्रम की मैंने अपने लिए स्पेक्ट्रम क्या कर रखा था, जैसे ये पूरी स्पेक्ट्रम है तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रखे थे। तो मैं जब मेरी स्पेक्ट्रम को खोलती हूँ तो बीच वाले ये जो पन्ने हैं गांधी जी के आने के बाद से देश आजाद होने तक और कुछ एक्ट वाले, वो मैंने ग्रीन मार्कर से मार्क कर रखे हैं ऐसे। तो वो मैं मानती हूँ कि वो स्पेक्ट्रम के सबसे इंपॉर्टेंट पन्ने हैं। फिर ग्रीन के बाद इस तरफ और इस तरफ वाले जो हैं उसमें कुछ जन विद्रोह हुए, देश की आजादी के बाद वाली कुछ चीजें हुई, उनको मैंने ऑरेंज से मार्क कर रखा है, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। और इधर वाले उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उनको मैंने कुछ भी मार्क नहीं कर रखा। तो इस तरीके से अपनी किताबों में इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि जब आपके पास समय कम होगा तब आप कौन से एरिया को प्रायोरिटाइज करेंगे, तब आप कौन से एरिया को ज्यादा रिवाइज करेंगे। तो ये स्पेक्ट्रम के लिए करें। तो अब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? मेंस एग्जाम में जो प्रीलिम्स एग्जाम जो फाइनल मेन एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है बहुत बाद में, अगर आपने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग कर रखी है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को पढ़ रखा है, रिवीजन बहुत ज्यादा किया है, मतलब इतना रिवीजन कर लिया है कि आपको ये पता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, तब आपकी एक्यूरेसी उस लेवल पे आएगी कि आप 70 क्वेश्चन करेंगे तो आप 60 के लिए कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे होते हैं स्पेशल होते हैं, उनमें ये पावर होती है कि वो कर सकते हैं। मेरी नहीं थी इतनी एक्यूरेसी, क्योंकि मैंने हर अटेम्प्ट में 2-2 महीने की पढ़ाई की थी, तो मैं थोड़ा खेलने वाली वो थी कि नहीं क्वेश्चन में रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं होंगे। तो थर्ड अटेम्प्ट जो मेरा है, मेरे ख्याल में मैंने उसमें 85 के अराउंड क्वेश्चन किए थे। जब भी बहुत अनसर्टेन पेपर आता है, जैसे इस बार का पेपर बहुत अनसर्टेन था, तो उस पेपर में आपके पास एक्यूरेसी की चॉइस नहीं होती है। एक्यूरेसी की चॉइस कैसे होगी जब सारे क्वेश्चन अननोन लग रहे हैं आपको, तो एक्यूरेसी की चॉइस बहुत कम है आपके पास। तो उस सिचुएशन में कोशिश करें कि 80 से ऊपर प्रश्न करने ही हैं। और यूजुअली मैं ऐसा मानती हूँ कि 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब इट्स अप टू यू, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन 90 से ऊपर जाने पे नेगेटिव होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो 85 क्वेश्चन मैंने किए थे और फाइनली मेरे 61 क्वेश्चन ठीक हुए थे और फिर कुछ गलत हो, बाकी लगभग 105 मेरे मार्क्स जो है वो कुछ बने थे टेस्ट सीरीज की कॉपी से, जो फाइनली यूपीएससी की प्रीलिम्स उसमें शायद 95 मार्क्स मेरे प्रीलिम्स में आए। ठीक है, तो ये क्योंकि आंसर की में बहुत ज्यादा वेरिएशन होने लग गया आजकल यूपीएससी की फाइनल आंसर की में और जो अपन यहाँ पे प्रोबेबल आंसर की लेते हैं वो तो बहुत वेरिएशन होता है। तो जो मेरे 105 थे वो फाइनली 95 आए प्रीलिम्स की मेन आंसर उसमें। तो ये हो गया। अब उसके बाद में सीसेट का क्या करें? देखो सीसेट तो बहुत टफ हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सीसेट ऐसा वजह हो
गया है कि लोगों के जीएस में 100 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं पर सीसेट नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, यूपीएससी इसका मतलब ये चाह रही है कि सीसेट को आप छोड़ के ना जाएं, सीसेट को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी हमेशा पिछले 3 सीसेट में कि मैंने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रखे थे, उन टॉपिक्स में मैं ज्यादा एम्फेसिस करती थी और बाकी जो टॉपिक बच जाते थे उस पर कम एम्फेसिस करती थी। जो बचते थे वो सबसे टफ टॉपिक थे, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कंपोजिट इंटरेस्ट, ठीक है। इनके क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आंसर आने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये 3 टॉपिक मैंने सीसेट की तैयारी में कभी तैयार नहीं किए और इस बार का सीसेट का पेपर जब आप देखेंगे तो यही सब भरा पड़ा है उस पेपर में। तो अब सीसेट ये खेल नहीं है कि आप केवल कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करके सीसेट करके ले जाएं, आपको सीसेट को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे किया जा सकता है सीसेट, उस पर अगर हम बात करें, मेरा बैकग्राउंड 11th-12 में मैथ्स का रहा है, मतलब मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों थी। मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट था, बायो मेरे पास एडिशनल थी, इसीलिए फिर बायो लेके मैंने मेडिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया। तो मैथ्स मेरा बैकग्राउंड होने के बावजूद मैं ये कहूँगी कि मुझे भी सीसेट कभी कभी टफ लगने लग जाता है, ठीक है।